सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ 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 जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके और आप जल्दी से मेरी वीडियो देख सको। तो चलिए, हम ये सारी बातें तो हो गई हैं। स्क्रीन पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम करने वाले हैं बोनस एक्ट, तो इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं। आपने ग्रेजुएटी अगर नहीं देखा, ये एपिसोड नंबर 3 है। अगर आपने ग्रेजुएटी नहीं देखा है, जो कि एपिसोड नंबर 1 एंड एपिसोड नंबर 2 है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो कौन कौन देख सकता है। ये बात मैंने वैसे ग्रेजुएटी में क्लियर कर ली थी, वापस से मैं आपको बता देती हूँ। आपको बोनस एक्ट पढ़ना है तो बोनस एक्ट तो बोनस एक्ट है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आपका क्या कोर्स है। तो इसीलिए बोनस एक्ट, इसमें सारे प्रोविज़न सेम ही रहने वाले हैं, सारे प्रोविज़न कवर भी होने वाले हैं। इसीलिए क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप CA के हो, CS के हो, CMA के हो, BCom के हो, किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप सभी ये वीडियो देख सकते हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो ये नोट्स लिए हैं, मतलब मैंने खुद ने बनाए हैं, तो वो हैं CMA इंटर मॉड्यूल से। ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, इतनी देर से मैं बात करी थी बोनस 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 बोनस। तो बोनस सबसे पहले पता लगना चाहिए ना कि किसके ऊपर एप्लीकेबल रहता है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो बोनस जो एक्ट है ना, वो एप्लीकेबल है एवरी फैक्ट्री पे। मतलब अगर कोई भी फैक्ट्री है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका टर्नओवर क्या है, कितने लोग काम करते हैं, क्या है क्या नहीं है, अगर वो फैक्ट्री है तो उसके ऊपर ये बोनस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझा। दूसरी चीज़ आती है कि ऐसी कोई एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 और उससे ज़्यादा लोग काम करते हो ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग पे, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पूरा, ऐसा नहीं है कि पूरे साल ही 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करना होना चाहिए। किसी भी साल के किसी भी एक दिन पे अगर 20 से ज़्यादा लोगों ने काम किया है तो उस एस्टेब्लिशमेंट पे आपका जो बोनस एक्ट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ टर्म याद रख सकते हो, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। मतलब एक बार अगर आप पे बोनस एक्ट लग गया तो मतलब हमेशा के लिए लग गया है। अब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आज उस दिन 20 लोगों ने काम किया, बाद में 10 नहीं किया, 5 नहीं किया, 4 नहीं किया, 2 नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन किसी 20 या 20 से ज़्यादा लोगों ने काम कर दिया, आपके एस्टेब्लिशमेंट पे वो लग गया है। ठीक है, तो ये दो आपकी कंडीशन थी कि जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो अभी तक आपने पढ़ा कि 20 या 20 से ज़्यादा। अब मैं कहूँ कि 10 और 20 से ज़्यादा पे भी लग सकता है, तो आप कहोगे पागल हो गई है, कभी कुछ बताती है कभी कुछ बताती है। नहीं, पूरी बात सुनो। AG होता है ना, AG मतलब AG OG वाला AG नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को AG बोलते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता कौन है? अगर आपने ग्रेजुएटी की वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आया होगा, और पहले पढ़ा होगा तो भी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो जल्दी से सुन लीजिए कि जो देखो, बहुत सारी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट होती हैं जिसको CG हैंडल करता है, जिसको CG देखता है, जो CG के अंडर आती है, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। जैसे कि कोई भी अगर एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में है, तो उसको CG हैंडल करती है। ठीक है, तो उसके लिए उन ब्रांचेस या उन एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो कौन हो गई? CG हो गई। अच्छा, बहुत सी एस्टेब्लिशमेंट है जिसे स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो जो इसको स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हो गया? स्टेट गवर्नमेंट हो गया। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होता है कि वो एक्सटेंड कर सकते हैं इस एक्ट को। एक्सटेंड करना मतलब कोई एस्टेब्लिशमेंट है जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट को लगता है ना कि भैया यहाँ पे भी बोनस एक्ट को अप्लाई होना चाहिए, तो वो इस एक्ट को एप्लीकेबल कर देंगे। वो उनके पास पावर है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज, इसके अलावा देखो, उनके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बात अलग होती है। इन जनरल अगर देखा जाए तो हर एक फैक्ट्री पे या 20 से ज़्यादा लोग जहाँ काम करते हैं उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। तो अभी समझा किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होगा? एवरी फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होगा। 20 या 20 से ज़्यादा लोगों ने काम किया ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर तो एप्लीकेबल होगा। AG के पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकता है इस एक्ट को। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 1 हमेशा जब भी पढ़ते हो तो फर्स्ट होता है एप्लीकेबल किस पे होगा। फर्स्ट सेक्शन हमेशा इसके लिए होता है। सेकेंड सेक्शन होता है डेफिनेशंस के लिए, वो भी करेंगे आगे। उसके बाद इसका थर्ड सेक्शन देख लेते हैं। थर्ड सेक्शन बात करता है डिपार्टमेंट की, देखिए, डिपार्टमेंट की, अंडरटेकिंग की एंड ब्रांच की। तो ये बात क्या कर रहा है, क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इसका एक बार देख लेते हैं। देखिए, कोई एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस की कोई ब्रांच है, ठीक है, या कोई अंडरटेकिंग है, या फिर कोई डिपार्टमेंट है,
दो चीज़ हो सकती है, या तो हेड ऑफिस और ये लोग मिलकर सेट ऑफ बुक्स बनाएं, मतलब एक साथ सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाएं, या फिर हो सकता है सेपरेटली बनाएं। ठीक है, तो अब आपको दो कंडीशन मैंने बता दी, या तो साथ में बनाएं या फिर सेपरेटली बनाएं। इन्हीं दो कंडीशन का यहाँ जिक्र है। अगर वो लोग, मतलब अगर कोई हेड ऑफिस है, उसका जो डिपार्टमेंट या ब्रांच या फिर कोई अंडरटेकिंग है, वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाती है, मतलब अलग से बनाती है, जब अलग से बना रही है तो उसके लिए भी सेपरेटली चेक करेंगे कि सेक्शन 1 अप्लाई होता है या नहीं। सेक्शन 1 है क्या? सेक्शन 1 ये है कि या तो आप कोई फैक्ट्री हो, या फिर आपकी एस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर ये दो चीज़ है तो ये आपका सेक्शन 1 है, जो कि एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट मीन्स आपके एस्टेब्लिशमेंट पे बोनस एक्ट लगने लग जाएगा। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे आपको जो बताया था बोनस, ये वाला कि हेड ऑफिस है, उसकी कोई ब्रांच है, उसने अलग से बना रखा है, तो अलग से हेड ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है। ब्रांच में देखेंगे, ब्रांच फैक्ट्री है क्या? फैक्ट्री है तो एप्लीकेबल हो जाएगा। ब्रांच में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करते हैं क्या? उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ, उसी जगह दूसरी बात आती है कि उन्होंने सेट ऑफ बुक्स अलग से प्रिपेयर नहीं किए हुए हैं, अलग से प्रिपेयर नहीं किए हुए, उनके लिए जो भी है हेड ऑफिस ही है, उनका मालिक हेड ऑफिस ही है। तो वहाँ पे हमें जो सेक्शन 1 है ना, वो चेक किस पे करना है? हेड ऑफिस पे चेक करना है। हमें ब्रांच से कोई मतलब नहीं है। एक सेकेंड, हमें ब्रांच से कोई भी मतलब नहीं है। हम हेड ऑफिस पे देखेंगे, क्या हेड ऑफिस एक फैक्ट्री है, या हेड ऑफिस में 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस पे सेक्शन नंबर 1 एप्लीकेबल है, इसका मतलब इस पे बोनस एक्ट एप्लीकेबल है। अगर हेड ऑफिस पे लग रहा है तो ब्रांच पे भी लगेगा, अगर हेड ऑफिस पे लग रहा है तो डिपार्टमेंट पे भी लगेगा, अगर हेड ऑफिस पे लग रहा है तो अंडरटेकिंग पे भी लगेगा। तो ये सेक्शन नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ये यही था कि आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाते हो या नहीं। अगर नहीं बनाते हो तो भैया हेड ऑफिस आपका जिंदाबाद, और अगर बनाते हो तो अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अब हेड ऑफिस का कोई जिम्मा नहीं है। चलिए, हमने सेक्शन नंबर 1 कर लिया, जो कि था एप्लीकेबिलिटी का। उसमें सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन का है, वो अभी हम करेंगे। सेक्शन नंबर 3 था डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इन ब्रांच, वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर, जस्ट वेट, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 3, जिसके अंदर मैंने बोला था ना अभी डेफिनेशन करेंगे। सेक्शन 2 डेफिनेशंस के होते हैं, तो ये डेफिनेशन आ गई है एम्प्लॉय की। देखो, बोनस कौन किसको देता है, इतना तो आपको समझा होगा ना कि देखो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर बोनस देता है एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो अभी आपको समझना होगा यहाँ पे कौन से एम्प्लॉय कवर होते हैं, क्योंकि ग्रेचुइटी में भी अपने आप एक डेफिनेशन थी एम्प्लॉय की। इसी तरीके से हर एक एक्ट में हर एक एक्ट अपने आप से डिफाइन करता है कि उसके लिए एम्प्लॉय कौन होगा, वो किसको एम्प्लॉय कंसिडर करेगा। तो देखिए, सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 आपको क्या बताता है बोनस एक्ट का, कि अगर कोई भी पर्सन अदर देन एप्रेटेंस, एप्रेटेंस का मैंने मतलब वहाँ पे भी बताया था, ट्रेनी को बोलते हैं एप्रेटेंस, कि अगर कोई भी बंदा काम करता है अदर देन ट्रेनी, एम्प्लॉयड और सैलरी वेज पर, मतलब वो काम कर रहा है, उसको सैलरी या वेज मिल रहा है, वो ट्रेनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो सैलरी है ना, नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ है। इसका मतलब 21,000 से कम ही कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कोई भी काम करता है, डजेंट मैटर, मतलब स्किल अनस्किल मैनेजरियल, कोई भी काम कर रहा है उस इंडस्ट्री में, तो वो एम्प्लॉय बन जाएगा, वो एम्प्लॉय बन जाएगा। बस यहाँ पे सबसे बड़ी कंडीशन क्या थी कि वो एक कोई भी पर्सन एप्रेंटिस नहीं होना चाहिए, सैलरी और वेज के लिए काम करना चाहिए, और नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ, मतलब इतना सैलरी होना चाहिए। इससे ऊपर अगर सैलरी 22,000 है तो क्या आप बोनस, आप एम्प्लॉय माने जाओगे बोनस एक्ट के अंदर? नहीं। 25,000 है? नहीं। 20,000 है? हाँ, माने जाओगे। 20,000 अगर आपकी सैलरी है पर मंथ की, याद रखना पर मंथ की है, पर मंथ की अगर इतनी है तो आपको यहाँ एम्प्लॉय कंसिडर कर लिया जाएगा, वहाँ पे आप बोनस एक्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन कंप्लीट हुआ है। तो अगर एक बार लार्जर पिक्चर में चीज़ देखी जाए तो बोनस एक्ट किस किस पे अप्लाई हो रहा है? बोनस एक्ट किस पे अप्लाई हो रहा था? एवरी फैक्ट्री पे, एस्टेब्लिशमेंट पे, जहाँ पे 20 या 20 से ज़्यादा लोग काम करें। और साथ ही साथ में अगर सोच के देखो, एम्प्लॉय के पास 21,000 सैलरी ही ना हो तो 21,000 से कम वाली सैलरी, और आगे चल के आप एक और कंडीशन पढ़ोगे, वो और कंडीशन अभी हम बताते हैं। चलिए, वो वाला कंप्लीट कर लिया, इसके आगे देखिए एलिजिबिलिटी फॉर बोनस। देखो, बोनस एलिजिबल कराने के लिए, अभी तक आपको पता लग गया एम्प्लॉय बनने के लिए क्या है। आपकी एम्प्लॉयर, मतलब जिसमें एम्प्लॉयर काम करता है, वो एस्टेब्लिशमेंट पे भी बोनस एक्ट लगने का आपने देख लिया है। अब बात आती है बोनस
एलिजिबल कौन होगा? एवरी एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर बोनस इफ़ ही वर्कड इन द एस्टेब्लिशमेंट फॉर 30 और मोर वर्किंग डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। 30 या 30 से ज़्यादा अगर आपने काम किया ना तो आप एलिजिबल हो जाओगे बोनस के लिए, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉय कब बनोगे? जब 21,000 से कम सैलरी होगी। एंड एलिजिबल कब होगे? जब 30 या 30 डेज से ज़्यादा आपने काम किया होगा। अच्छा, अब इसमें कहा है कि 30 डेज और मोर वर्किंग डेज़। वर्किंग डेज़ में आप क्या क्या पढ़ते हो? अगर मैं कंपटीशन करूँ वर्किंग डेज़ की तो सेक्शन नंबर 14 में आता है। सेक्शन नंबर 14 में हम इसे पढ़ते हैं कि अगर आपका ले ऑफ है तो भी उस 30 डेज़ के साथ कैलकुलेट किया जाएगा। मैटरनिटी लीव है, पेड लीव है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट है, अगर ये चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें भी इस 30 डेज़ में कैलकुलेट की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने नॉर्मली 20 डेज़ काम किया और साथ में 10 दिन का ले ऑफ था, तो आपके ये टोटल 30 डेज़ माने जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने 25 डेज़ काम किया एंड 10 डेज़ आपकी मैटरनिटी लीव थी, 10 डेज़ की थी, सिर्फ 10 डेज़ की आपकी मैटरनिटी लीव थी, तो आप उसमें 10 डेज़ ऐड कर दीजिए, टोटल 35 डेज़ हो गया है। अब आप एलिजिबल हो गए हो बोनस के लिए। ये 25 डेज़ के साथ ये होना चाहिए। तो अगर आपके 4 रीज़न है, ले ऑफ, मैटरनिटी लीव, पेड लीव एंड टेम्परेरी डिसेबलमेंट, तो ये सारे उसमें ऐड कर देना वर्किंग डेज़, टोटल वर्किंग डेज़ निकालने के लिए, और उसके बाद आप एलिजिबल हो या नहीं वो आप देख सकते हो, ठीक है। 30 और मोर डेज़ वर्किंग डेज़। अच्छा, ये ले ऑफ भी किस किस रीज़न से हो सकता है ये और देखिए। ले ऑफ के भी 5 रीज़न बताए गए हैं। सबसे पहले ब्रेक ओवर, मतलब कोई मशीन टूट गई है या कुछ हो गया तो उसमें भैया आपकी गलती नहीं है, अब आप काम नहीं करोगे, बैठे हो आराम से। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है तो आप कैसे काम करोगे। एक्यूमुलेटेड स्टॉक पहले से ही बहुत ज़्यादा हो गया तो वर्कर्स को रोक दिया जाता है, भैया रुक जाओ अभी काम नहीं करना है। शॉर्टेज ऑफ फ्यूल पावर, वही फ्यूल नहीं है, मशीन्स चल नहीं रही हैं तो उसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। और नेचुरल कैलामिटी, अगर कोई नेचुरली कुछ ऐसा हो गया है जिस पे आपका तो कोई जोर चल ही नहीं था, आप काम नहीं हो रहा है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, वो आपके वर्किंग डेज में इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझा एलिजिबल के लिए कि कोई भी एम्प्लॉय एलिजिबल होगा अगर वो एस्टेब्लिशमेंट में 30 और मोर वर्किंग डेज काम करता है। वर्किंग डेज को सेक्शन 14 के अंदर बताया गया कि हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका सेक्शन ज़रूर याद रखें, सेक्शन नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं दो चीज़ें, एक आता है कस्टमरी बोनस विच इज़ सेक्शन नंबर 18 एंड उसी के अंदर आता है इंटरिम बोनस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कस्टमरी बोनस क्या होता है। देखो आपने देखा होगा दिवाली पे, होली पे, मतलब कोई भी फेस्टिवल आता है तो अलग से जो एम्प्लॉयज़ को है ना बोनस दिया जाता है कि भैया चलो दिवाली बोनस दे दिया, होली का बोनस दे दिया, न्यू ईयर पे बोनस दे दिया, क्रिसमस पे बोनस दे दिया, किसी पे भी वो बोनस दे सकती है। तो ऐसे जो बोनस जो इवेंट्स पे दिए जाते हैं उनको या तो हम पूजा बोनस बोल सकते हैं, पूजा बोनस भी बोल सकते हैं, या कस्टमरी बोनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्टमरी बोनस, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा होता है मान लो बोनस आपका एट द एंड ऑफ द ईयर देना है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। लेकिन आपने एंड में ना देकर उसको बीच में ही कभी दे दिया कि चलो यार बीच में ही थोड़ा सा बोनस दे देते हैं, अपन को लगता है इतना कैलकुलेट होगा, बीच में एम्प्लॉयज़ को बोनस दे देते हैं। तो जो बोनस दे दिया जाता है बिफोर इट बिकम्स पेबल, मतलब देना था एंड में लेकिन बीच में ही दे दिया, उसको बोलते हैं इंटरिम बोनस। तो ये एक होता है कस्टमरी बोनस जिसको पूजा बोनस भी बोलते हैं, एक हो गया आपका इंटरिम बोनस। तो ये हो गया। अब फॉर एग्जांपल आपका जो टोटल बोनस था ना, ईयरली बोनस जो था वो 20,000 का कैलकुलेट कर रहे थे आप, ठीक है। लास्ट में आपने 20,000, अब आपको लग रहा है कि अरे ये तो 20,000 कैलकुलेट हो गया है, इतना बोनस पे करना है। फिर आपको याद आया कि आपने दिवाली पे ना 5,000 का बोनस आपने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया था, तो आप चाहे तो ये 5,000 अब इस 20,000 से डिडक्ट कर सकते हो कि भैया 5,000 मैं तुम्हें तब दे चुका हूँ, अब मैं तुम्हें सिर्फ 15,000 देने के लिए लायबल हूँ। तो आप ये डिडक्शन कर सकते हो, यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। आई होप आपको समझ आया होगा क्या कस्टमरी बोनस है और क्या इंटरिम बोनस है। ये हमने कर लिया है सेक्शन नंबर 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीधा सीधा आ जाता है मोड ऑफ पेमेंट, सेक्शन नंबर 19 मोड ऑफ पेमेंट करेंगे, टाइम करेंगे ना एक्सटेंशन करेंगे। तो मोड ऑफ पेमेंट में देखो सबसे पहले हम लोग जो बोनस की पेमेंट है वो कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो चेक से कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। काइंड में नहीं देख सकते, बस काइंड में नहीं कर सकते, बाकी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको समझा मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा, टाइम कि कब तक करना है, कब तक करना है। तो अगर कोई डिस्प्यूट है, इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट देन बोनस शेल बी विद इन 1 मंथ ऑफ अवार्ड बिकम
इम्पॉसिबल कि भैया अब तो तुम्हें देना ही देना है, आपका डिस्प्यूट जो चल रहा था उस डिस्प्यूट पे आपको ऑर्डर मिल गया है कि आपको विद इन 1 मंथ देना है, तो उसके विद इन 1 मंथ आपको देना है, या फिर सेटलमेंट कमिंग इनटू ऑपरेशन। वरना आपका ये हो गया कि अब सेटलमेंट करना है तो उसके विद इन 1 मंथ ही सेटलमेंट करना होगा, ठीक है। और ये तो तब था जब आपका डिस्प्यूट चल रहा। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा तो दूसरे केसेस में आपको कब देना पड़ेगा? इन अदर केसेस बोनस शैल बी पेड विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, विद इन 8 मंथ्स आप बोनस पे कर दो। विद इन 8 मंथ्स जब नहीं पे करते तभी तो डिस्प्यूट होते हैं, तो विद इन 8 मंथ्स अगर आप पे कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो विद इन 1 मंथ आपको करना होगा। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या आती है? टाइम एक्सटेंशन। टाइम एक्सटेंशन को पढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज़ भी बन सकती है कि जो एजी है ना, एजी मतलब एजी ओजी वाला एजी नहीं, हमारा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वाला। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, एक्सटेंड कर सकती है इस 8 मंथ पीरियड को। मान लो 8 मंथ्स के अंदर अंदर जो एम्प्लॉयर है, सी एम्प्लॉय को बोनस देना है, राइट। एम्प्लॉयर ना ऐसे कह रहा है यार 8 मंथ्स के अंदर, विद इन 8 मंथ्स भी वो नहीं पे कर पा रहा, उसके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो वो क्या कहेगा, एजी के पास जाएगा, एजी को बोलेगा कि भैया मैं तो अभी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास तो ये रीज़न है, कोई अच्छा सा रीज़न देगा, इस वजह से ही तो बोनस का पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो अगर एजी सेटिस्फाई हो जाता है ना, तो वो इसको मान लेगा कि भैया हाँ बड़ा दुखी है बच्चा, उसको मान लेते हैं इसकी बात, तो वो रीज़न देगा एम्प्लॉयर, और अगर वो रीज़न वैलिड होगा तो एजी उसे एक्सटेंड कर देगा उस पीरियड को अप टू 2 ईयर्स। मतलब 8 मंथ तो उसको पहले ही मिल गए और 2 ईयर्स उसको बाद में मिल जाएंगे। तो बेसिकली अगर उसको देखा जाए तो मैक्सिमम पीरियड कितना मिल गया, 24 मंथ्स ये और 8 मंथ्स ये वाले मिल गए, तो इतने मंथ्स उसको टोटल मिल सकते हैं अगर उसका रीज़न वैलिड है तो आपने यहाँ पे 3 चीज़ें कर ली। देखिए जल्दी से उसको पूरा का पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ मोड ऑफ पेमेंट, जल्दी से मेरे साथ बोलिए, मोड ऑफ द पेमेंट क्या होगा? चेक से कर सकते हैं, डिमांड से कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर से कर सकते हैं, काइंड में नहीं कर सकते। टाइम की बात करें तो विद इन, अगर डिस्प्यूट है तो विद इन 1 मंथ अवॉर्ड बिकम्स इम्पॉसिबल एंड सेटलमेंट कमिंग इनटू ऑपरेशन। अगर डिस्प्यूट होता है, और डिस्प्यूट नहीं है तो विद इन 8 मंथ्स इन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, एक्सटेंशन एजी कर सकता है, एजी एक्सटेंशन कर सकता है अप टू 2 ईयर्स तक कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट सेक्शन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा के चले हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट ऑफ बोनस, कि बोनस देने की भी लिमिट। देखो लिमिट या तो मिनिमम कोई लिमिट हो सकती है कि कम से कम आपने इतना तो देना ही है, या फिर मैक्सिमम कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना देना है, इससे ऊपर नहीं देना, पागल हो क्या, इतना ही देना है, ठीक है। तो वो वाली चीज़, तो यहाँ पे मिनिमम बोनस भी है और मैक्सिमम बोनस भी है। जल्दी से देख लेते हैं मिनिमम क्या लिमिट है और मैक्सिमम क्या है। तो इजी वाला देख लें, पहले इजी वाला देख लेते हैं, है ना। चलो देखते हैं मैक्सिमम बोनस आपको कितना देना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना देना है, 20% ऑफ द सैलरी और वेज। 20% से ऊपर आपको देने का कोई मतलब ही नहीं है भैया, भूल जाओ। 20% से ऊपर कुछ नहीं मिलेगा। 20% आप लास्ट उसको बोनस दे सकते हो। चलो जी, मैक्सिमम का पता लग गया। मिनिमम का देखते हैं यार। मिनिमम में 2 चीज़ आती है, या तो जो एम्प्लॉय है ना उसकी एज लेस देन 15 है, मतलब 15 साल से भी छोटा बच्चा है यार, छोटा सा बच्चा है, या तो उसको 8.33 ऑफ द वेजेस मिलेगा, जितनी उसकी वेजेस है ना उसका 8.33% ले लो वो, या फिर 60 रुपीज़ बोनस का बता रही हूँ, 60 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। हायर लेना है, जो भी हायर होगा वो उतना उसको बोनस मिल जाएगा। अगर उसकी एज ज़्यादा है, 15 से ज़्यादा है, तो कुछ चेंज नहीं है, ये 60 रुपीज़ को 100 कर दिया बस, उसको 100 रुपीज़ मिलेगा। 8.33% ऑफ वेजेस तो है ही, 100 जो भी इन दोनों में से हायर होगा उतने का उसको बोनस मिल जाएगा। तो मिनिमम बोनस समझे, मतलब कम से कम यार उसको इतना तो दो, वो वाली चीज़ कि उसको कम से कम, अगर वो 15 से छोटा है, मतलब 15 से या से कम उसकी एज है तो 60 रुपीज़, या फिर 8.33% ऑफ द वेजेस। अगर ज़्यादा है तो 8.33% ऑफ द वेजेस एंड ₹100। ये आपको समझा मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट, बहुत अच्छे से समझा। इसमें एक चीज़ और आती है, उसे देखते हैं। इसमें एक चीज़ ये है कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट ना डिडक्ट करना चाहिए बोनस इफ़ एम्प्लॉय डजंट वर्क इन अकाउंटिंग ईयर। देखो ये वाली चीज़ वहाँ पे ही मैं आपको समझाती हूँ। ये बस मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए लेकर आई थी कि ये चीज़ क्यों लिखी हुई है।
देखो जहाँ पे यहाँ पे 60 रुपीज़ लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो ये क्या है, कंप्लीट ईयर का तो बता रखा उन्होंने। पूरे साल अगर उसने काम किया तो मिनिमम बोनस, अगर देखो ये 8.33% ऑफ वेज 60 से भी कम आ रहा है, तो आप कम से कम उसे 60 दे दो, क्योंकि हम हायर ले रहे हैं, राइट। तो ये 60 पूरे साल का आ रहा है। तो मान लो अगर उसने कुछ टाइम काम नहीं किया, पूरे साल में केवल 100 काम किया, और पूरे साल में 300 डेज थे, और पूरे साल का 60 है, तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रोपोर्शनेटली उसका कितना बनता है। प्रोपोर्शनेटली कितना बनता है, 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ बनता है, तो हम उसको उतना बोनस देंगे। तो मेन बात उसमें ये था कि हम, क्योंकि ये पूरा साल का दे रखा होता है ना, तो इसलिए प्रोपोर्शनेटली उसमें से डिडक्ट कर लेना। तो आई होप आपका ये वाला पूरा का पूरा अच्छे से कवर हो गया होगा। प्रोपोर्शनेटली वाला भी टॉपिक हमने यहाँ पे कवर कर लिया है, लिमिट हो गया है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 10 और 11 लिमिट का था। सेक्शन नंबर 12 आता है कि अगर कैलकुलेशन करनी है बोनस की विद रिस्पेक्ट टू सम एम्प्लॉयज़, कुछ एम्प्लॉयज़ के मामले में ये बात आती है। कहाँ आती है, अगर किसी का सैलरी और वेज, क्या, अगर किसी का सैलरी और वेज है ना, वो एक्सीड करता है 7,000 पर मंथ से, जो बोनस पेबल होगा ना, रुको, द बोनस पेबल टू सच एम्प्लॉय शेल बी कैलकुलेटेड एज इफ हिज सैलरी और वेज 7,000 पर मंथ। अगर किसी का सैलरी 7,000 पर मंथ से ज़्यादा है, वो, अब आप सोचोगे वो 21,000 बोला था, 21,000 एम्प्लॉय की डेफिनेशन वाली चीज़ थी, वो उसको अलग है, वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन है, उसको अलग छोड़ो। अभी ये सब स्पेशल केस पढ़ रहे हैं ना, तो स्पेशल चीज़ पढ़ो। स्पेशल चीज़ ये है कि किसी की सैलरी और वेज अगर एक्सीड करिए 7,000 पर मंथ से, मतलब 7,000 से ज़्यादा है, तो हम लोग जो बोनस निकालेंगे ना, जो बोनस कैलकुलेट करेंगे, वो कौन सी सैलरी पे कैलकुलेट करेंगे, 7,000 पर मंथ पे करेंगे। फॉर एग्जांपल देख के चलते हैं, देखो ये रहा, अगर किसी की सैलरी 5,000 है, तो मैं 5,000 पे कैलकुलेट कर लूँगी अपना बोनस। 7,000 है तो 7,000 पे कैलकुलेट कर लूँगी अपना बोनस। 10,000 है तो 7,000 पे करूँगी अपना बोनस कैलकुलेट। और 25,000 है तो मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी। भूल गई क्या? एम्प्लॉय को बोनस के लिए एलिजिबल कब होगा, जब उसकी, एक तो उसने 30 डेज काम किया होगा, और एम्प्लॉय ही कब बनेगा वो बोनस के लिए, जब उसने 21,000 से कम उसकी सैलरी होगी। यहाँ पे 21,000 से सैलरी है तो एक्ट ही अप्लाई नहीं होता, तो ये सारी बात ही नहीं आती है स्पेशल वाली। तो आई होप आपको ये वाला भी कवर हुआ हो कि जिसका भी सैलरी 7,000 से एक्सीड करती है, तो लास्ट हम 7,000 पे ही बोनस को कैलकुलेट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 13, सेट ऑन एंड सेट ऑफ। सेट ऑन क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है? सेट ऑन ये होता है जब आपका एलोकेबल सरप्लस, मतलब आपके पास ना प्रॉफिट ज़्यादा है मैक्सिमम बोनस से। सी फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपका ना मैक्सिमम बोनस ये था कि आपने 2 CR तक का बोनस देना था, 2 CR तक का बोनस आपने देना था मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने नहीं देना, ठीक है। लेकिन आपके पास एलोकेबल सरप्लस जो है ना, एलोकेबल सरप्लस मतलब कि आपके पास जो प्रॉफिट है ना, वो भाई साहब 5 करोड़ का है, 5 CR का है। तो सोच के देखो, आप ज़्यादा ज़्यादा बोनस दे दोगे। जब आपने 5 CR कमाया तो आप 2 CR का तो आराम से बोनस पे कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, आपके पास क्या है, सरप्लस है। सरप्लस क्या है, 3 लाख का, 3 CR का सरप्लस है। तो सरप्लस जब होता है ना, तो हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं अप टू नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, सरप्लस को नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए। अब मैं कहूँ एलोकेबल सरप्लस है, अब देखो आप बोनस दे रहे हो, ये तो था मैक्सिमम के लिए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा दे, ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें 2 CR ही दे सकते थे, इससे ज़्यादा दे नहीं सकते थे। अब आप चाहे 5 CR कमाओ, चाहे 10 CR कमाओ, चाहे 15 CR कमाओ, आपने देने कितने थे, 2 CR ही देने थे, ठीक है। तो बाकी का बचा हुआ आपके लिए सरप्लस हो जाता। अब बात आती है मिनिमम। मिनिमम ये था कि 50 लाख, एक सेकेंड, मिनिमम ये था कि आपने 50 लाख तो देना ही देना है मिनिमम, ठीक है। और आपके पास एलोकेबल सरप्लस है 30 लाख का। भाई साहब आपके पास प्रॉफिट केवल 30 लाख है, प्रॉफिट केवल 30 लाख है, और आपको कम से कम तो देना ही है, क्योंकि कम से कम की तो आपके पास ऑब्लिगेशन है। क्या है ये? ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर कि भाई आपको इतना तो पे करना ही करना है। तो इसमें जो 20 लाख का जो डिफरेंस आया है, 20 लाख का जो डिफरेंस आया है, वो आपके पास कम पड़ रहा है। ऐसा नहीं है आप अपनी मर्जी से दे रहे हो 50 लाख, नहीं, ये तो आपको देना ही देना है, मिनिमम है। तो ये आपके क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ डेफिशिएट हो गया। तो जब डेफिशिएंसी होती है ना, उसको भी हम लोग नेक्स्ट 4 ईयर के लिए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। नेक्स्ट 4 ईयर तक आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, डेफिशिएट को, जब एलोकेबल सरप्लस मिनिमम बोनस से भी कम होता है। समझा होगा,
ठीक है। इसमें एक चीज़ है, मान लो नेक्स्ट ईयर आप जब बोनस निकाल रहे हो ना, तो जो पहले से सेट ऑफ होके आया या सेट ऑन होके आया, मतलब कोई सरप्लस आया या कोई डेफिशिएट आया, तो सबसे पहले हम उसको लेंगे, उसके बाद जो करंट प्रॉफिट होगा, जो करंट चीज़ें होंगी उसको लेंगे, पहले वाले को सेटलमेंट करेंगे। ठीक है, समझा? तो यहाँ पे आपको पूरा समझ आया होगा। टाइम मिलेगा तो लास्ट में अगर हो सकेगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, अदरवाइज आपको टॉपिक समझ आया। सेट ऑन का मतलब जब सरप्लस होता है, सेट ऑफ का मतलब जब डेफिशिएट होता है, मतलब कम है चीज़ें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब उसी से ही रिलेटेड ये चीज़ आती है, एक नया वो है सेक्शन, देखिए कि स्पेशल प्रोविजन टू न्यू एस्टेब्लिशमेंट। देखो ये न्यू एस्टेब्लिशमेंट के लिए है, स्पेशली न्यू एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये चीज़ ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 16 इसमें कहता है कि अगर स्टार्टिंग के 5 ईयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने ना नए नए जितने भी एंटरप्राइजेज होते हैं, जो नए एस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें सपोर्ट करती है, सो दैट इंडिया जब में सारी चीज़ें बिजनेस बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा, तो इंडिया मतलब उन्हें सपोर्ट करने के लिए वो स्टार्टिंग में उन्हें कुछ बेनिफिट्स देती है। तो ये उसी टाइप का एक बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है जल्दी से देखिए। अगर कोई नई एस्टेब्लिशमेंट है तो उसके स्टार्टिंग 5 ईयर्स तक उसको ये उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाई जाती। क्या ऑब्लिगेशन नहीं लगाई जाती कि भैया चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तुझे मिनिमम, मतलब ये नहीं कहा जाता भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तुझे मिनिमम बोनस देना ही देना पड़ेगा, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगाई जाती है। उसके ऊपर ये होता है अगर प्रॉफिट है तो बोनस पे कर दीजिए, नहीं है इट्स ओके, नो इश्यूज़, नहीं है तो इट्स ओके, नो इश्यूज़। अच्छा, इसमें सेक्शन 15 डजंट अप्लाई। सेक्शन 15 किसका था? सेक्शन 15 मैं आपको दिखाती हूँ किसका था। सेक्शन 15 था हमारे पास, अभी मुझे मिल नहीं रहा है सॉरी, बट हाँ इस पर सेक्शन 15 नहीं अप्लाई होता। ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बोनस नहीं देंगे, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, देखो स्टार्टिंग के 4 ईयर्स तक मतलब हम लोग सेट ऑन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5th ईयर पे मान लो कोई सरप्लस या डेफिशिएट है, हमें 5th ईयर पे तो कोई सरप्लस या डेफिशिएट मिल सकता है, तो उसको हम लोग सेट ऑन कर लेंगे 6th ईयर में। मतलब 5th ईयर वाले को कर सकते हैं, क्योंकि उसके आने वाले 4 साल 5th 6th 7th 8th में आएंगे ना, तो वो कर सकते हैं, बाकी के सालों का नहीं कर सकते। इसलिए 6th ईयर पे हम लोग क्या क्या सेट ऑफ करेंगे, 5th ईयर और 6th ईयर का करेंगे, 7th पे 5 6 7 का करेंगे और 8th पे 5 6 7 8 का करेंगे। ठीक है, समझा? यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे एक सेक्शन आता है एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर, इसकी डेफिनेशन आती है, बट इसे पढ़ने से पहले हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं पहले वो जाके देखते हैं। सेक्शन नंबर 20, सेक्शन नंबर 20 का एक जनरल रूल है कि जो अप्लाई होता है, जो ये बोनस एक्ट है वो अप्लाई नहीं होता है पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पे। क्या है जनरल रूल? कि जो बोनस एक्ट है वो पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इसी की एक्सेप्शन है। अगर कोई किसी चीज़ की एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा था, ये उसकी एक्सेप्शन है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? अप्लाई होगा। तो किस पे अप्लाई होगा? देखो, इन एन अकाउंटिंग ईयर इफ इट सेल गुड्स और रेंडर सर्विसेज इन कॉम्पिटिशन विद एन एस्टेब्लिशमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, देन इनकम फ्रॉम द सेल और सर्विस और बोथ इज 20% और मोर ऑफ इट्स टोटल ग्रॉस इनकम। दैट मीन्स अगर कोई पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंपटीशन करके वही सेल करती है या सर्विस रेंडर करती है, दोनों करती है, तो उसको ये देखना होगा कि वो टोटल ग्रॉस इनकम में से, मतलब ये सब करने से, ये वाली जो सर्विसेज दी है, ये वाला जो सेल किया है, ये दोनों जो किया है, वो ज़्यादा 20% और मोर होना चाहिए उसकी टोटल ग्रॉस इनकम से। टोटल ग्रॉस इनकम से अगर वो ज़्यादा है तो उसके ऊपर ये एक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ये उसकी एक्सेप्शन में कवर हो जाएगा। अगर 20% नहीं है तो वो उसके एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा, तब वो एक्ट उस पर अप्लाई नहीं होगा। समझा होगा आपको? ये मैं अभी सिर्फ टॉपिक्स करा रही हूँ तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी। तो जर्नल रूल आपको समझ आया कि पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं लगता है, और अगर इसका एक्सेप्शन है, अगर वो पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंपटीशन में मिलके अगर सेम चीज़ें करती है, मतलब सेल करती है, सर्विस करती है, दोनों करती है, और वो 20% और मोर है ऑफ इट्स टोटल ग्रॉस इनकम से, तो वो बोनस एक्ट उस पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। तो पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट होती क्या है? अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ओन की जाए या कंट्रोल की जाए या मैनेज की जाए, कौन करेगा? गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी उसको ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, तो एज डिफाइंड इन द सेक्शन नंबर 617 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 ये बोलता है कि वो एक पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट बन जाती है। या फिर कोई कॉर्पोरेशन है जिसकी 40% ऑफ कैपिटल
किसने हेल्ड किया, या तो गवर्नमेंट ने हेल्ड किया, या आरबीआई ने हेल्ड किया, या फिर ऐसी कोई कॉरपोरेशन ने उसकी 40% कैपिटल को होल्ड किया हुआ है, जो कि खुद ऑन या कंट्रोल बाय आरबीआई या गवर्नमेंट है। समझा? ये एक बार वापस से बताती हूँ, देखिए पूरा एक बार रुको। देखो, एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर क्या हुआ, कोई एस्टेब्लिशमेंट जो कि ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय गवर्नमेंट कंपनी है, तो वो एक पब्लिक सेक्टर में एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आई होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात है यहाँ की, देखो अगर कोई कॉरपोरेशन है जिसका 40% कैपिटल हेल्ड करता है, कौन हेल्ड करता है 40% कैपिटल, या तो खुद गवर्नमेंट उसका 40% कैपिटल होल्ड करती है, तो वो एक पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी। या फिर आरबीआई कि अगर उसका 40% कैपिटल होल्ड करती है, तो वो एक पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी। या फिर कोई ऐसी कॉरपोरेशन, या फिर कोई मतलब इस कॉरपोरेशन को कि 40% कैपिटल कोई और कॉरपोरेशन हैंडल कर रही है, मतलब हेल्ड कर रही है, जिसको खुद ने या तो ओन या कंट्रोल किसने किया हुआ है, खुद आरबीआई ने या गवर्नमेंट ने। मतलब यहाँ तो वो खुद से बोल ही रहे थे, बट अगर कोई कॉरपोरेशन है जिसके मतलब डबल वाली चीज़ हो गई, इस कॉरपोरेशन को होल्ड किया इस कॉरपोरेशन ने, और इस कॉरपोरेशन को होल्ड या ओन्ड या कंट्रोल कर रखा है आरबीआई या गवर्नमेंट ने, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो एक पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगी। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, अभी भी कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जब आप कमेंट करते हो ना, तो मुझे इतना ऐसे मोटिवेशन सा मिलता है कि हाँ भैया अब मुझे करना है, मुझे आगे अब वीडियो भी डालनी है, खुद भी पढ़ना है, सब कुछ करना है। मैं खुद जब मैं खुद पॉजिटिव होंगी तभी मैं अपनी पॉजिटिव वाइब्स दूसरों तक पहुंचा पाऊंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो आप वो प्लीज़ कीजिए। आपको अच्छा लगे अच्छा कीजिए, बुरा लगे तो अच्छा बुरा भी करोगे क्या तो ठीक है, फिर बुरा भी कर लेना। वैसे वो इम्पैक्ट डालता है, गंदा इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि बंदा फिर सोचता रहता है। बट खैर चलिए अभी से आगे देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस कर लिए हैं, जितने भी सेक्शंस हुए हैं आपको अच्छे से आ गए होंगे, वो लास्ट में रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी बातें कम काम ज़्यादा। रिकवरी ऑफ बोनस देखते हैं कि बोनस की रिकवरी कैसे करना है। देखो, कोई भी एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय हुज बोनस पेड विद इन द टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या थी, याद हो तो? टाइम लिमिट क्या थी? विद इन द 8 मंथ ऑफ द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मतलब अकाउंटिंग ईयर के ख़त्म होने के विद इन 8 मंथ्स तक, विद इन 8 मंथ्स में आपको बोनस, मतलब एम्प्लॉयर को बोनस पे कर देना होना चाहिए। वो चाहे तो उस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करा सकता है, ठीक है, अप टू 2 ईयर्स तक। वो बात अलग थी, लेकिन नॉर्मली 8 मंथ्स का पीरियड था। या तो कोई एम्प्लॉय, मतलब जिसको, या फिर नॉमिनी या लीगल एयर, वो तो आपको पता होगा, ग्रेजुएटी भी पढ़ा तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि नॉमिनी एंड लीगल एयर कब आते हैं। ठीक है, कैन मेक एन एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर, मतलब उसने अगर रिकवरी नहीं हुई है बोनस की विद इन 8 मंथ्स उसको दे देना था, तो कैन मेक एन एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर। ये जो पीरियड है ना, वो एक्सटेंड हो सकता है रीजनेबल ग्राउंड्स के। कभी कभी क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते या हम कहीं और बिजी होते हैं कि हमने एप्लीकेशन नहीं किया है, तो बाद में वो माफ़ी दे दी जाएगी, चल कोई बात नहीं, 1 साल में नहीं दिया है तो तू अब दे दे, वो वाली चीज़ कि कोई बात नहीं, वो रीज़न वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अगर आपका रीज़न इतना अच्छा सा हुआ, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बोलेगा कि भैया इसने मुझे बोनस नहीं दिया, मैं क्या करूँ, नहीं आप ही बताओ मैं क्या करूँ, इसने बोनस नहीं दिया है, मेरी रिकवरी कराओ, मुझे नहीं पता, कहीं से भी कराओ आप। तो वो चला जाएगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या इशू करेगा, एक सर्टिफिकेट टू द कलेक्टर, जो वहाँ के जो अप्रोप्रिएट जो होगा ना, जो वहाँ की अथॉरिटी हो गया, उसको बोलेगा, एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि जाओ जाके उससे ना कलेक्ट करो। यार बंदा दे नहीं रहा, वो डिस्ट्रिक्ट का जो भी होता है ना कलेक्टर, उसको जाके कहेगा, जो कि वो लैंड रिवेन्यूज़, जो एरियाज ऑफ लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करता है, उसी बंदे को कहेगा, वो जाकर एम्प्लॉयर से रिकवरी करेगा बोनस की, एम्प्लॉयर से रिकवरी करेगा बोनस की। तो बेसिकली क्या है, जब बोनस उसे नहीं मिलता है, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास जाता है, विद इन 1 ईयर जाता है। ये पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है ऑन द रीजनेबल ग्राउंड, अगर उसका ढंग का कोई रीज़न हुआ था। ऐसे बेतुकी नहीं कि मैं तो ऐसे घूमने फिरने चला गया था, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, वो एप्लीकेशन देगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सुनेगा, उसको लगेगा कि हाँ भैया ये बात सही कह रहा है, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा कलेक्टर के लिए। कलेक्टर अब कलेक्ट करके बोनस किसको देगा, एम्प्लॉय को देगा, तब जाके बेचारे को बोनस मिलेगा। एक चिंदी से बोनस के लिए कितनी मार करनी पड़ रही है, बट चलो जी करते हैं। ठीक
ठीक है। तो ये सब मजाक की बातें हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ ना तो आई एम रियली सॉरी। एंड हाँ, ये वाला सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे अब इस चैप्टर का थोड़ा थोड़ा एंड आ गया है। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 31 और ए। ये मैंने पूरे पूरे लिखे नहीं है क्योंकि ये सारे नोट्स मैंने बनाए हैं, तो मेरे भी ऐसे ही वो आ जाता है कि जैसे एग्जाम में नहीं होता है, स्टार्टिंग में बड़ी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग लिखेंगे, बड़े अच्छे से लिखेंगे, कंक्लूजन अलग से, प्रोविजन अलग से, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। एंड तक आते आते बिल्कुल ही राइटिंग ऐसी बकवास हो जाती है। बस ऐसा होता है लाइक लिख दे जो तुझे आता है, वैसे वाला हालत है कि लास्ट में आते आते राइटिंग थोड़ा ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा बर्दाश्त कर लें। और ये सेक्शन नंबर 31 ए है जिसके अंदर लिखा है बोनस लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, बोनस किस वे में दे रहे हैं। देखो, एक तो नॉर्मली जैसे कैलकुलेट करते हैं वैसे कैलकुलेट, या फिर कह दिया जाएगा कि जितना आप प्रोड्यूस करोगे, जितना आप प्रोडक्शन करोगे, जितने आप पीसीज बनाओगे, उस हिसाब से आपको बोनस दिया जाएगा। वो बोनस में कोई दिक्कत नहीं है, दीजिए। एम्प्लॉयर की मर्जी है वो एम्प्लॉय को कैसे बोनस देता है, वो इन दोनों का आपस का मामला है। मामला वहाँ हमारे पास आएगा या मामला वहाँ गवर्नमेंट के पास जाएगा जहाँ पे या तो मिनिमम बोनस की, ओह शिट जस्ट वेट, जहाँ पे मिनिमम बोनस की या मैक्सिमम बोनस की, दोनों की लिमिट को कहीं ना कहीं से भी माना ना जाए। मान लो उसका मिनिमम बोनस 60 रुपीज़ तो मिलना ही मिलना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्टिविटी के हिसाब से उसका बोनस 40 रुपीज़ बन रहा है और एम्प्लॉयर उसको कह रहा है नहीं नहीं मैं तो 40 दूंगा। तो नहीं है भाई, नहीं, ये गलती नहीं। उसको मिनिमम बोनस 60 मिलना चाहिए था, तो आपको 60 तो उसको देना ही देना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए, आपको उसको 60 रुपीज़ तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो उसका बोनस 500 बन जाता है, लेकिन अगर मैं उसकी सैलरी का 8.33 निकालूं, वो केवल सैलरी का 20% निकालूं, तो वो सिर्फ 300 बन रहा है। तो उसको मैक्सिमम बोनस कितना मिल सकता है, 300 ही मिल सकता है, फिर 500 नहीं मिलेगा। उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मैक्सिमम बोनस एक्ट ये कहता है कि 20% ऑफ द सैलरी ही उसको मैक्सिमम मिल सकता है। तो ये 500 इररिलेवेंट है, फिर उसको 300 ही मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर ये मिनिमम है तो मिनिमम में भी उसको लिमिट का बेनिफिट है, वहाँ उसको लॉस हो रहा है तो यहाँ उसको बेनिफिट भी हो रहा है। तो इस तरीके से ये बोनस लिंक्ड विद द प्रोडक्टिविटी में सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। सेक्शन 32 नॉन एप्लीकेबल, इसमें पूरी लिस्ट दे रखी है कि किसके ऊपर वो सेक्शन अप्लाई नहीं होता, उसमें आपको काम करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो वो लिस्ट आप जाके अपने बुक्स में चेक कर सकते हो, वो मैंने छोड़ दी थी। सेक्शन नंबर 36 एग्जाम्पशन का है, इसको हम पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट में वो एलिजिबल भी हो गई है कि बोनस के लिए, लेकिन वहाँ पे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इसलिए वो बोनस नहीं दे सकती एम्प्लॉयज़ को। अगर बोनस नहीं देगी तो उसके ऊपर एक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर उसने कहा है कि अगर मैंने बोनस दिया ना, देखो ये एक एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस नहीं दे सकती, बोनस, ठीक है। और फिर वो ये लोग जाते हैं एजी के पास कि भैया एजी ये बोनस नहीं दे रहा। ये फिर एजी को बताता है कि भाई एजी सुनो जी, मेरी ना फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है और आपको पता है अगर मैंने इनको बोनस दे दिया ना तो मेरी कंपनी की ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाऊंगा। दैट मीन्स मुझे ये कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, मुझे ये कंपनी बंद। और सोचो मेरी अगर ये कंपनी बंद हुई तो इन लोगों का बोनस क्या, इनकी तो सैलरी भी इनसे छिन जाएगी, इनका तो एम्प्लॉयमेंट ही इनसे चला जाएगा क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही बंद हो गई है। तो ऐसा अगर कुछ सिनेरियो बनता है तो हमारे जो एजी है ना वो बहुत अच्छे हैं, वो सारी बात सुनते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो वो डिसीजन ले सकते हैं कि उस पर वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। देखो, बिफोर ग्रांटिंग एग्जेम्पशन एजी शुड कंसिडर द फाइनेंशियल पोजीशन एंड अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। एग्जेम्पशन आप तभी दोगे जब सेटिस्फाई हो जाओगे दैट इट इज़ नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू अप्लाई द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब एजी पूरा सेटिस्फाई हो जाए कि भैया यहाँ पर अगर हमने एक्ट लगा दिया तो कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी, कंपनी बंद होगी तो इनका तो एम्प्लॉयमेंट चला गया, बोनस छोड़ो, तुम्हारे तो सैलरी से भी तुमने हाथ धो दिया। तो वो वाली चीज़ होती है। तो इस टाइम पे वो एजी जो है वो अपनी पावर को यूज़ करके और यहाँ से उसका बोनस का किस्सा ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर को वैसे टाटा बाय बाय कर दिया, कंप्लीट हो गया है विदिन 38 मिनट्स, विदिन 38 और 40 मिनट्स में हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। एग्ज़ाम के टाइम पे 2x पे करके देखना, मस्त
अच्छे से हो जाएगा। सी ए में वाले तो ऐसे हो जाते हैं 2x पे करके देखते हैं भाई, हमें नॉर्मल चीज़ें तो समझ ही नहीं आती हैं। तो चलिए जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एप्लीकेबल में मैंने बोला था सेक्शन नंबर 1 में कि फैक्ट्री पे होगा या फिर कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ 20 या 20 से ज़्यादा लोगों ने काम किया ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग ईयर। एजी अपनी पावर को एक्सटेंड कर सकता है, वो 10 या 10 से ज़्यादा लोग जहाँ काम करते हैं वहाँ पे भी ये एक्ट को एप्लीकेबल कर सकता है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग और ब्रांच है तो हम देखेंगे उन्होंने सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाया है या नहीं बनाया। अगर बनाया है तो उनको अलग से देखो, भैया तुम्हें अलग अलग रहने का शौक चढ़ा है ना, तो चलो बुक तो अब तुम अलग से देखेंगे कि तुम पे एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर तुम अलग से नहीं हो तो भैया सब एक साथ ही रहेंगे, हेड ऑफिस हमारे करता धरता है, हम उनको चेक करेंगे, उन पे अगर सेक्शन 1 एप्लीकेबल है, उन पे अगर बोनस एक्ट लगता है तो सभी पे एप्लीकेबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद आता है एम्प्लॉय की डेफिनेशन। तो कोई भी पर्सन अदर देन अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी जिसको सैलरी और वेज के लिए 21,000 पर मंथ से कम वाली सैलरी के लिए कोई भी काम अगर करता है तो वो एम्प्लॉय बन जाता है बोनस एक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 8 एलिजिबल कब होगी, कोई भी एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है विद इन द एस्टेब्लिशमेंट फॉर मोर 30 डेज और मोर वर्किंग डेज में के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करोगे, ले ऑफ इंक्लूड करोगे, मैटरनिटी लीव, पेड लीव एंड टेम्परेरी डिसेबलमेंट क्या होती है, अगर वहीं पे ही किसी जिस एस्टेब्लिशमेंट में आप काम करते हो या जिस फैक्ट्री में आप काम करते हो उसी फैक्ट्री में कहीं किसी मशीनरी से या कैसे भी कोई भी ऐसा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से आप जो काम कर रहे हो वो काम नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिसेबलमेंट। अगर वो कुछ दिनों के लिए नहीं कर पा रहे हो दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी डिसेबलमेंट, और हमेशा के लिए अब आप कभी काम ही नहीं कर पाओगे वो वाला, दैट इज कॉल्ड परमानेंट डिसेबलमेंट। तो यहाँ टेम्परेरी डिसेबलमेंट की हुई है तो इन सबको भी इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे चुकी थी। अच्छा, ले ऑफ में आपने क्या क्या इंक्लूड करना है वो भी देख लीजिए। ले ऑफ में आपने इंक्लूड करना है ब्रेक ओवर इंक्लूड करना है, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक कि भैया बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा हो गया है, शॉर्टेज ऑफ फ्यूल पावर एंड नेचुरल कैलेमिटी। तो ये 5 की रीज़न की वजह से अगर आपको काम नहीं करना पड़ रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड ले ऑफ, और उसमें आपकी गलती नहीं होती है। उसके बाद आता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस कि ये सेक्शन रह गया, जल्दी से इसे देख लेते हैं। सॉरी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस सेक्शन नंबर 9 में क्या है कि कोई भी एम्प्लॉय डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बोनस के लिए अगर उसको डिसमिस कर दिया, मतलब उसको सर्विसेज से निकाल दिया गया। कब निकाला गया, या तो उसने कोई फ्रॉड किया है या कोई राइटस या वायलेंट बिहेवियर किया प्रेमाइसेस के अंदर। अगर बाहर किया ना तो हमें कोई मतलब नहीं है, बाहर का तुम जानो, तुम्हारी ज़िंदगी जाने, तुम जानो भैया, तुम्हें जो करना है तुम करो। हमारे यहाँ ऑफिस में कुछ नहीं होना चाहिए, वो वाली चीज़ है। अगर ऑफिस में कुछ नहीं किया उसने तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑफिस में कोई राइटर्स या वायलेंस बिहेवियर किया है तब की बात है। थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन एंड सैबोटेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी, बाहर की प्रॉपर्टी कुछ भी करो, अगर एस्टेब्लिशमेंट की किसी प्रॉपर्टी को अगर कुछ भी हानि पहुँचाई है, कुछ भी किया है तो इस टाइम पे शेल नॉट बी एलिजिबल टू रिकवर रिसीव अनपेड बोनस वेदर इट्स फॉर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। मान लो लास्ट ईयर का भी आपको नहीं मिला था ना और इस बार आपने बैलेंस पे कर दिया, तो बेटा गए, इस बार वाले बोनस से भी गए और पीछे वाले बोनस से भी गए, जितने भी बोनस रह रहे थे ना सभी बोनस से आपने हाथ धो दिया है। तो ये था डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस कि आपको वो बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कस्टमरी बोनस एंड इंटरिम बोनस। जब दिवाली, होली या किसी भी फेस्टिवल पे जो देते हो उसको पहुंचा बोनस भी बोलते हैं, कस्टमरी भी बोलते हैं। या फिर कोई भी जो बोनस पेबल है, मतलब हमें देना तो है लेकिन हमने मतलब बाद में देना है लेकिन बीच में ही कभी पहले दे दिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरिम बोनस। तो ये दोनों बोनस आपको समझ आए होंगे, शॉर्ट नोट्स इन पे आ सकते हैं। लास्ट में अगर आप एंड ऑफ द ईयर जब बोनस कैलकुलेट करते हो तो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इन्हें डिडक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है कस्टमरी बोनस हो गया। उसके बाद आता है एक सेकेंड। उसके बाद आता है मोड ऑफ द पेमेंट, टाइम एंड एक्सटेंशन। मोड ऑफ पेमेंट कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट। काइंड में नहीं होना चाहिए। टाइम में अगर डिस्प्यूट है तो विद इन 1 मंथ था, अगर डिस्प्यूट नहीं है तो विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर था। एक्सटेंड कर सकते हैं इस 8 मंथ वाले पीरियड को। कौन करा सकता है, एम्प्लॉयर करा सकता है। एम्प्लॉयर जाएगा एजी के पास और कहेगा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पे करूँ, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। तो एजी अगर उसके रीजनेबल ग्राउंड पे अगर उसने ऐसा कुछ बताया तो एजी उस पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है अप टू 2 ईयर्स तक। तो 2 साल तक मतलब बंदा बैठा ही रहे उस बोनस के लिए, ठीक है। उसके बाद लिमिट ऑफ द बोनस थी सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 11। मिनिमम बोनस एंड मैक्सिमम बोनस। मैक्सिमम बोनस में ये था 20% ऑफ द सैलरी और वेज 20%। एंड अगर आपकी 15 ईयर से कम की एज है तो 8.33% ऑफ द वेज और 60 रुपीज़
विच एवर इज़ हाइयर आप उतना बोनस उसे दे देंगे। अगर एज 15 से ज़्यादा है तो ये 8.33% ऑफ द वेजेस तो सेम है, ये 60 की जगह 100 हो जाएगा। हाइयर ऑफ दीज आप उसका बोनस दे देंगे। एक बात और इसमें आती है जो प्रोपोर्शनेटली होता है, अगर एक साल में थोड़ा कम काम किया है तो जितने दिन काम कम किया है प्रोपोर्शनेटली आप उस बोनस को डिडक्ट कर लीजिएगा इस लिमिट को देखते वक्त। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बोनस विद रिस्पेक्ट टू सम एम्प्लॉयज़, तो उसमें 7,000 आप जितनी भी सैलरी हो आप मैक्सिमम 7,000 तक की पे ही आप अपना बोनस कैलकुलेट कर सकते हो। 5,000 सैलरी है तो 5,000 पे करो, 7,000 है 7,000 पे करो, 10,000 है तो 7,000 पे करो, मैक्सिमम 7,000 ले सकते हैं। ठीक है, समझा। उसके बाद आता है सेट ऑन और सेट ऑफ। तो सेट अगर एलोकेबल सरप्लस ज़्यादा है मैक्सिमम बोनस से, मतलब आपके पास इतना सारा पैसा और मैक्सिमम आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपने मैक्सिमम अगर आप बोनस देना चाहो ना तो 2 करोड़ तो ये दे सकते हो, इससे ज़्यादा दे ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि आप सेट ऑन करोगे नेक्स्ट 4 ईयर तक। ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं लेकिन कम से कम यार 50 लाख तो देने ही पड़ेंगे एम्प्लॉयज़ को, लेकिन यार मेरे पास तो 20 ही लाख हैं, यार मेरे पास तो 30 ही लाख है, मैं क्या करूं? तो 20 लाख की जो कमी है ना उसको आप आगे सेट ऑफ करो नेक्स्ट 4 ईयर्स तक। ठीक है, जब भी आप आगे के बोनस कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले जो पिछले साल के सेट ऑन या सेट ऑफ वाले होते हैं या सरप्लस या डेफिशिएंट होता है उसको सबसे पहले कंसिडरेशन में लोगे एंड देन आगे की सारी चीज़ें करोगे। समझा। उसके बाद ये न्यू एस्टेब्लिशमेंट के लिए था, स्टार्टिंग के 5 ईयर उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना चाहती है गवर्नमेंट, तो कहती है नो प्रॉफिट नो बोनस। अब प्रॉफिट होगा बोनस दो, नहीं है मत दो। 5th ईयर पे जो चीज़ें होंगी उसे आप सेट ऑफ या सेट ऑन कर सकते हो 6th ईयर पे, और बाकी ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी। चलिए जी 18 में आपको था एस्टेब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर कौन सी होती है? अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ओन कंट्रोल एंड मैनेज की जा रही है गवर्नमेंट कंपनी के थ्रू तो वो एक पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट हो गई, या कॉर्पोरेशन जिसकी 40% कैपिटल होल्ड करी हुई है गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, या फिर ऐसी किसी कॉर्पोरेशन ने जो कि ओन या कंट्रोल करती है आरबीआई या गवर्नमेंट, तो ऐसे हो जाएंगे पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। तो ये पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट में आपको क्यों समझा रही थी, देखिए उसका जनरल रूल होता है कि इस पर बोनस नहीं लगता, बोनस एक्ट नहीं लगता। एक कंडीशन में लगता है अगर ये कंपटीशन कर रही है प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उस कंपटीशन में अगर मान लो कोई सेल सर्विस या दोनों की करके उसने 20% और मोर ऑफ द टोटल ग्रोस इनकम कमाया है तो उसके ऊपर बोनस एक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है रिकवरी ऑफ द बोनस। तो एम्प्लॉय एप्लीकेशन देगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, मतलब एजी को देगा, विद इन 1 ईयर देगा, टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है। एजी कलेक्टर को सर्टिफिकेट देगा और वो कलेक्टर उसको रिसीव करके एम्प्लॉय तक अपना उसका बोनस पहुंचा देगा। ठीक है, उसके बाद आता है ये वाले सेक्शन, ये हमने कर लिए थे। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट वीडियो मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा, जो मन करेगा वो वाला एक्ट कर लेंगे, हमने तो सारी करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट में मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू। और ऐसे ही प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, उससे ना बहुत बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे फील होता है कि हाँ भैया जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, मतलब कोई तो देख रहा है, सब नहीं देख रहे बट कोई तो देख रहा है, कोई तो वहाँ बैठ के देख रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है एंड फिर मुझे ऐसा लगता है हाँ मुझे भी करना है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक शेयर जो करना है कीजिए, बट कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके बाय।